दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज टाइम्स में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे सैंधव कला के बारे में। सैंधव सभ्यता के उत्खनन से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं और उनसे जो कलाकृति देखने को मिलती है, वो कलाकृति को हम दो पार्टों में अध्ययन करते हैं। एक है लोक कला और दूसरी है राजकीय कला। देखिए, राजकीय कला राज्य के नियंत्रण में होती है और इसमें खर्च बहुत ज़्यादा होता है, बड़े स्तर में काम किया जाता है और इन सारी चीज़ों को हमने पिछली क्लास में बता दिया था। आज हम बात करेंगे लोक कला के बारे में। जब सैंधव सभ्यता की लोक कला के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझे कि लोक कला क्या है। लोक कला वो है जो आम लोगों द्वारा कलाकृति बनाई जाए, वही लोक कला कहलाती है, अर्थात उसमें राजकीय नियंत्रण ना हो। तो सैंधव सभ्यता के उत्खनन से हमें लोक कला के पूरे प्रमाण मिलते हैं। हम देखते हैं कि सैंधव सभ्यता में लोक कला में गुड़िया मनका उद्योग, मृदभांड उद्योग और मूर्ति उद्योग, ये तीन उद्योग ऐसे हैं जो लोक कला के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इनमें से कौन सा लोक कला के अंतर्गत नहीं आता है? पहला ऑप्शन गुड़िया मनका उद्योग, दूसरा मृदभांड उद्योग, तीसरा मूर्ति उद्योग और चौथा जो है ईंट उद्योग दे दिया या सड़क बनाने के। तो ऐसी चीज़ें जो है, सड़क हो गई, नालियाँ बनाना, बाट माप, मोहरे, ये सारी राजकीय कला के अंतर्गत आती हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में डिस्कशन कर दिया है। जब हम लोक कला में के बारे में बात करते हैं तो लोक कला में सबसे पहला बिंदु आता है गुड़िया मनका उद्योग। गुड़िया मनका क्या है? सबसे पहले तो ये जाने, गुड़िया मनका अर्थात ये है मूंगे। सैंधव सभ्यता में बड़ी मात्रा में मूंगे प्राप्त हुए हैं और ये वही मूंगे हैं जो गले वगैरह में, हार में गूँहे जाते हैं या पिरोए जाते हैं। तो वही मूंगे बड़ी मात्रा में सैंधव सभ्यता में प्राप्त होते हैं। देखिएगा, जब ये मूंगे प्राप्त होते हैं तो हम देखते हैं कि ये कई प्रकार के थे। जैसे पहले तो कुछ मूंगे ऐसे थे जो पत्थर के बने हुए थे, पत्थर के बने हुए थे। पत्थर में कई पत्थरों का प्रयोग किया गया था, जैसे चर्ट, जैस्पर, सिलखड़ी, कॉर्नेलियन। तो ये कई प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया जाता था मन के बनाने के लिए। इसके साथ साथ मन के बनाने के लिए कचली, मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता था और बड़ी मात्रा में ऐसे मूंगे प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि धातुओं के मन के प्राप्त होते हैं। अब क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कौन कौन से धातुएं प्राप्त होती हैं? तो सोने के मूंगे प्राप्त होते हैं, यानी सोने के मन के, चांदी, तांबा और कांसा, ये चार। यहाँ पे लोहा नहीं है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो गुड़िया मनका के प्राप्त होते हैं वो किस धातु के प्राप्त नहीं होते हैं, तो वो है लोहा। अब हम देखते हैं कि चहुंदड़ो और लोथल दो स्थल हैं, चन्हूदड़ो
और लोथल, ये दो स्थल हैं जहाँ से गुड़िया मनका बनाने के कारखाने प्राप्त होते हैं। तो इन दोनों स्थलों से क्या प्राप्त होता है? गुड़िया मनका कारखाना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गुड़िया मनका कारखाना कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो बनता है लोथल और चहुंदड़ों से, जहाँ से कारखाने प्राप्त होते हैं। अगर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कि मनके किसके बने हुए थे, तो सलखड़ी के मनके बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। सबसे ज़्यादा मनके सलखड़ी के मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मनकों का जो आकार है वो कई तरीके के बात है। ठीक है, तो अब हम मनकों के आकार के बारे में बात कर लेते हैं। आकार में तो मूंगे जो है यानी मनके कई प्रकार के देखने को मिलते हैं, जैसे नालदार, दंताकार जैसे इस तरीके से, दांत के आकार के ऐसे मूंगे प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि यहाँ पर बेलनाकार मनके सर्वाधिक प्रचलित थे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सैंधव सभ्यता में किस आकार के मनके सबसे अधिक प्रचलित थे? तो बेलनाकार मनके सबसे ज़्यादा प्रचलित थे और ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी के एग्ज़ामों में पूछा जाता रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेखांकित मनके भी मिलते हैं और रेखांकित मनके ये सैंधव सभ्यता के साथ साथ मेसोपोटामिया से भी प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस प्रकार के मनके हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ मेसोपोटामिया से प्राप्त होते हैं? तो वो है रेखांकित मनके। मेसोपोटामिया, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है मेसोपोटामिया किसका प्राचीन नाम है? तो ये है इराक का प्राचीन नाम है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक मनका ऐसा मिला है जो हृदयाकार है, मतलब हृदय के आकार का है। और तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है हृदयाकार मनका कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हृदयाकार मनका हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है कि हृदयाकार मनका कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो है हड़प्पा से प्राप्त होता है। उसके बाद हम देखते हैं मेसोपोटामिया से एक मनका ऐसा मिला है जिसमें 3 बंदर हैं। मोहनजोदड़ो से एक मनका ऐसा प्राप्त हुआ है जिसमें 3 बंदर हैं और 3 दिखाए गए हैं और एक दूसरे की कमर पकड़े हुए हैं। तो 3 बंदर हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है 3 बंदर वाला मनका कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह है मोहनजोदड़ो। तो
इसकी अपनी जो विशेषता है वो क्या है कि मन का है और मन के में बंदर बना हुआ है। इस तरीके से हम देखते हैं कि मन के आकार बेलनाकार हो गए, रेखांकित हो गए, हृदयाकार हो गया और ढोलनाकार हो गया। तो कई आकार प्रकार के मन के देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मृदभांड के बारे में। तो ये टॉपिक गुड़िया मन का ख़त्म होता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है मृदभांड। मृदभांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन। तो सैंधव सभ्यता में लोक कला के अंतर्गत मृदभांडों को भी रखा जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ के जो मृदभांड हैं, मृदभांडों की जो कलाकृति दिखाई देती है वो यथार्थवादी और उपयोगितावादी, अर्थात सैंधव सभ्यता के लोगों ने जो मटके यानी मृदभांड बनाए थे वो यथार्थवादी यानी वास्तविक जीवन से संबंधित थे और केवल उपयोगिता के लिए रखे गए थे, बनाए गए थे। मतलब उपयोग के लिए, ना कि किसी दूसरे पर्पस से। डिज़ाइन मतलब ये नहीं है कि दिखावट के लिए रख दिया जाए, यानी उपयोगितावादी बताया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सैंधव सभ्यता के जो वासी थे वो यथार्थवादी और उपयोगितावादी थे। कथन सत्य है या असत्य? तो बिल्कुल कथन सत्य है। यानी सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वो यथार्थवादी और उपयोगितावादी थे। उनकी ये व्यवस्था यानी ये सोच मृदभांडों में भी दिखाई पड़ती है। जब हम मृदभांडों को देखते हैं तो मृदभांड चाक निर्मित भी दिखाई पड़ते हैं और हाथ से भी बनाए गए दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ के अगर मृदभांडों के बारे में बात करें तो अधिकांशतः बर्तन जो है चाक निर्मित थे। ज़्यादातर किससे संबंधित थे? चाक निर्मित थे। और जो विशेषता वो है कि मृदभांड का बनाने के लिए जो मिट्टी का प्रयोग किया जाता था वो नदियों की जो दोआब क्षेत्र की या नदियों द्वारा बहाकर जो लाई गई मिट्टी होती थी उसका प्रयोग किया जाता था। तो इस तरीके से देखते हैं कि नदियों की मिट्टी का उपयोग किसके लिए करते थे? मृदभांड बनाने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि मृदभांड पर दुधिया रंग का, जैसे कोई मृदभांड हो गया, इसमें ऊपर से दुधिया रंग का लेप लगाया जाता था। पूरे बर्तन में क्या किया जाता था? लेप लगाया जाता था और इस पर काले रंग से डिज़ाइनें बना दिया जाता था, फूल पत्तियां वगैरह। तो काले रंग से चित्रकारी की गई थी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सैंधव सभ्यता में जो मृदभांड थे वो दुधिया रंग के थे और काले रंग से चित्रकारी की गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि यह 3/4 भाग पर चित्रण किया जाता था, यानी बड़ी मात्रा में चित्रण किया जाता था। और ये जो कलाकृति है
वो राणा घुंडई के से सीखी गई थी। मतलब ऐसी व्यवस्था राणा घुंडई में दिखाई पड़ती। कहाँ से? राणा घुंडई से। उसके बाद हम देखते हैं कि मृदभांडों पर एक शब्द मिलता है, यू आकार का सबसे अधिक चित्र दिखाई पड़ता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मृदभांडों पर सबसे ज़्यादा चित्रांकन किस अक्षर का मिलता है? तो वर्तमान का जो यू है, इसका चित्रण मृदभांडों पर बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ साथ पशु पक्षी, सींग वाले बकरे, सूर्य, खनखजूरा, मछली, इनका भी चित्रण कर दिया जाता था। हड़प्पा से लेख युक्त मृदभांड मिले हैं। इसी तरह मोहनजोदड़ो के मृदभांड पर मानव आकृति का अभाव है, जबकि हड़प्पा और कालीबंगा में मृदभांडों पर मानव आकृतियाँ मिलती हैं। तो अलग अलग जगह की अलग अलग व्यवस्थाएं भी थी, फिर इसके बावजूद भी कुछ विशेषता जो सभी जगह समानता थी और वही ज़्यादातर पूछी जाती है। फिर हम देखते हैं कि हड़प्पा से एक मृदभांड पर मछुआरे का चित्र अंकित है। कहाँ से? हड़प्पा से मछुआरे का चित्र अंकित है और एक बांस है, बांस में पीछे जाल लगा हुआ है और उसके पैर के नीचे कछुए हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है, वो है लोथल से। लोथल में क्या चित्रकारी मिलती है? लोथल के एक मृदभांड पर एक चिड़िया अपने मुंह में मछली को दबाए हुए है। किसको दबाए हुए हैं? मछली को। और नीचे एक चालाक लोमड़ी खड़ी हुई है। और ये दृश्य कहीं न कहीं विष्णु शर्मा के जो पंचतंत्र की रचना है उसमें दिखाई पड़ती है। तो एक तरीके का ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चालाक लोमड़ी का चित्रांकन कहाँ से मिलता है? तो वो लोथल से मिलता है। मतलब सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चनों में से ये रहा है। मोहनजोदड़ो से एक मृदभांड पर नाव का चित्रांकन मिला है। मोहनजोदड़ो से एक मृदभांड पर किसका चित्र मिला है? नाव का। तो पूछा जाता है नाव का चित्रांकन कहाँ मिला है? तो वो है मोहनजोदड़ो से। तो इस तरीके से मृदभांडों में मटके हो गए, नांद हो गए और हत्थेदार कटोरे हो गए, साधारण तस्तरियाँ हो गई, नुबेले हुए, जामदानी, ये बड़ी मात्रा में तस्तरियाँ वगैरह यहाँ से मिलती हैं। तो इस तरीके से मृदभांड हुए। अब अंतिम टॉपिक है मूर्ति उद्योग। देखिए, सैंधव सभ्यता में जो मूर्ति है वो बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। तो मूर्तियों के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो कई आकार प्रकार की देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि जो मूर्तियां हैं वो 3 भागों में बांटी जाती हैं। नंबर 1, धातुओं से बनी मूर्तियां। नंबर 2, पत्थर की बनी मूर्तियां। पत्थर की बनी मूर्तियां।
और नंबर 3 मिट्टी की बनी मूर्तियाँ। तो ये 3 तरीके के देखने को मिलते हैं। अब देखिएगा, जैसे हम धातुओं की बनी मूर्तियाँ देखते हैं तो धातुओं में पुरुषों की मूर्तियाँ मिलती हैं, महिलाओं की यानी स्त्री और पुरुष। उसके बाद पशुओं की भी मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं और पक्षियों की भी मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। उसी तरीके से पत्थर की बनी मूर्तियों में पुरुष मूर्तियाँ, महिलाओं की मूर्तियाँ, पशुओं की मूर्तियाँ और पक्षियों की मूर्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। मिट्टी में यहाँ पर 2 हो जाएंगी, एक मिट्टी यानी कच्ची मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ और दूसरी हो गई पकी मिट्टी की बनी मूर्तियाँ। तो पकी मिट्टी की मूर्तियाँ भी पुरुषों की मूर्तियाँ, महिलाओं की मूर्तियाँ, पक्षियों की मूर्तियाँ, पशुओं की मूर्तियाँ दिखाई पड़ती है। ठीक उसी तरीके से कच्ची मिट्टी की मूर्तियाँ भी मिलती हैं, जिसमें नारी मूर्तियाँ, पुरुष मूर्तियाँ और पक्षियों की मूर्तियाँ और पशुओं का। तो थोड़ा सा ये टॉपिक बड़ा भी है, तो इसमें थोड़ा सा हम समझने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं धातुओं से बनी मूर्तियाँ। जब धातुओं से बनी मूर्तियों के बारे में हम देखते हैं तो सिंधु सभ्यता में ताम्र एवं कांसे की बनी मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो धातुओं में कौन कौन सी हैं? तांबा और कांसा। अब ध्यान दीजिएगा, सोने की मूर्ति नहीं मिली है, चांदी की मूर्ति नहीं मिली है, अंगूठी वगैरह मिली है, माला वगैरह मिला है, लेकिन मूर्तियाँ नहीं मिली है। तो इसका मतलब है सिंधुवासी कीमती धातुओं के बारे में अच्छे से समझते रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने सोने और चांदी की मूर्तियाँ नहीं बनाई और किसकी बनाई? तांबे और कांसे की मूर्तियाँ बनाई। तो हम इन मूर्तियों के बारे में देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की मूर्ति 14 सेंटीमीटर है। तो पूछा जाता है 14 सेंटीमीटर की मूर्ति कांसे की कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये है मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो यानी मोहनजोदड़ो से कांसे की बनी मूर्तियाँ प्राप्त होती है। तो ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन रहा है और इसको नर्तकी का रूप माना गया है कि ये एक नर्तकी थी और इसको नर्तकी बताया गया है। इसके साथ हम देखते हैं कि मूर्तियों की जो बनाने की मधुक्षी विधि एक होती है, थोड़ा सा नाम दिक्कत हो रही है, और इसको द्रविण मोम पद्धति भी कहते हैं। यानी जिस तरीके से मोम को गलाकर किसी सांचे में डाल दिया जाता था, तो उसी तरीके से मूर्तियों को भी बनाया जाता था और इसका नाम है द्रविण मोम विधि। तो द्रविण मोम विधि के द्वारा इनको बनाया जाता रहा है, यानी सांचे में ढास कर। लोथल से तांबे की बनी हुई बतख प्राप्त होती है। तांबे की बतख कहाँ से प्राप्त होती है? लोथल से। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड रहा है, पूछा जाता रहा है कि तांबे की बनी हुई बतख कहाँ से प्राप्त होती है? तो वो है लोथल से। एक चहुंदड़ों से तांबे की बनी हुई गाड़ी प्राप्त होती है। तांबे की गाड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? वो है चहुंदड़ों से प्राप्त होती है।
एक और स्टेटमेंट पूछा जाता है और वो है दहमाबाद से एक मूर्ति मिली है और ये कांसे की बनी हुई है। दहमाबाद से क्या प्राप्त हुआ है? कांसे की एक मूर्ति है, कांसे की मूर्ति है जो इक्का गाड़ी में नग्न अवस्था पे खड़ी हुई है। तो ये भी क्वेश्चन खूब रिपीट होता रहा है। जब हम MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हल कराएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा पेपर हल होता चला जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ये एक तरीके का रथ भी था। तो ये धातुओं की बनी जो मूर्तियाँ थी वो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं पत्थर की बनी हुई मूर्तियों के बारे में। पत्थर से बनी मूर्तियों के बारे में हम देखते हैं। तो अगर पत्थर से बनी मूर्तियों के बारे में देखें तो पत्थर, सबसे पहला प्रश्न आता है कि कौन कौन से पत्थर का उपयोग करते रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सलखड़ी का उपयोग खूब होता रहा है, चर्ट है, जैप्सर है और लाल बलुआ पत्थर का भी यहाँ पर उपयोग हुआ है। तो इनमें से कौन कौन से हैं? सलखड़ी हो गया, चूना पत्थर हो गया, सलखड़ी, चूना पत्थर और लाल बलुआ पत्थर का भी उपयोग होता रहा है। किसके लिए? पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए। इसके साथ साथ एक शब्द और मिलता है जिसका नाम है अलाबास्टर। अलाबास्टर का भी उपयोग पत्थर की मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सिंधु सभ्यता में पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए किस पत्थर का उपयोग नहीं होता था? तो यहाँ पर सलखड़ी हो गया, चूना पत्थर, लाल बलुआ, ये पत्थर की मूर्तियाँ मिलती हैं। मोहनजोदड़ो से कुल 12 पत्थर की मूर्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। 12 प्रस्तर मूर्तियाँ हैं जिसमें सलखड़ी की मूर्ति 19 सेंटीमीटर की पुरुष की है जो तिपत्तियाँ अलंकरण युक्त शाल ओढ़े हुए हैं, जो कि हमने पीछे भी इसके बारे में बता दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से अन्य कई भी मूर्तियाँ मिलती हैं। कमर में पारदर्शी वगैरह महिलाओं की भी मूर्तियाँ मिलती हैं। हड़प्पा से प्रस्तर निर्मित 2 मूर्तियाँ मिली हैं और भाषा और शैली की दृष्टि से यूनानी कलाकृति दिखाई पड़ती। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कहाँ से यूनानी कलाकृति की मूर्तियाँ दिखाई पड़ती हैं? तो वो है हड़प्पा से दिखाई पड़ती है। उसके बाद हम यानी मिट्टी की मूर्तियों के बारे में देखते हैं। मिट्टी की बनी मूर्तियाँ। तो मिट्टी की मूर्तियाँ कौन कौन सी थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है क्वेश्चन। तो सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मूर्तियों में ज़्यादातर मुखौटे वगैरह देखने को मिलते हैं। मानव मूर्तियों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह से प्राप्त होते हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक नारी मूर्ति 3 पाटों वाले कुर्सी पर बैठे हुए दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से घुटनों के बल चलता हुआ एक बच्चे की
मूर्ति प्राप्त होती है, यानी मिट्टी की मूर्ति प्राप्त होती है। फिर उसके बाद अगर हम पशुओं के बारे में देखें तो पशुओं में कूबड़ वाला जो बैल है वो बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, एक कूबड़ वाला है और एक बगैर कूबड़ वाला। तो जो कूबड़ वाला है, कूबड़ वाला बैल, इसके ज़्यादातर साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? हड़प्पा से। और जो बिना कूबड़ वाला बैल है, कूबड़ वाला बैल है और इसके साक्ष्य मोहन, जोदड़ों से सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सैंधो सभ्यता का सबसे पवित्रतम पशु कौन था? तो इसमें कूबड़ वाले बैल की सबसे अधिक थी और यही सबसे प्रचलन में माना जाता रहा है। गुरिल्ले की भी आकृति मिलती है, सारे पशु पक्षियों की आकृति मिलती है। फाख्ता एक पक्षी होता है जिसको हम लोग पेडुकी कहते हैं। गुटर गुटर करके एक कबूतर की प्रजाति है, छोटे कद में। तो पेडुकी होती है, घर आंगन के आसपास ये दिखाई पड़ती है। तो फाख्ता जो पक्षी है वो यहाँ का सबसे पूजनीय पक्षी था और सभी पशुओं की आकृतियाँ, कलाकृतियाँ मिलती हैं। दो पशु इसमें अनुपस्थित होते हैं, एक है शेर और दूसरा है घोड़ा। घोड़े के जो साक्ष्य हैं वो राणा घुंडई से मिलते हैं। घोड़े का जबड़ा प्राप्त होता है जो कि सैंधो सभ्यता के बाद का है। इसके साथ साथ गाय के बारे में अगर हम बात करें तो जब कूबड़ वाला बैल उपस्थित है तो गाय के साक्ष्य, गाय जरूर रहेंगी लेकिन गाय का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो इस तरीके से ये टॉपिक हम यहीं से समाप्त करते हैं। गुरिल्ले की भी आकृति मिलती है लोथल से। तो ये टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है सैंधो सभ्यता के पतन के कारण। इसको हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हल कराएंगे। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, लाइक कर दिया करिए। थैंक यू।